आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई के बाद लगातार राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो कहां जाएंगे, किस दल में रहेंगे? आजम खान की खुद बयान कल सामने आया, लेकिन इससे इतर रामपुर में जो उन पर मुकदमे दर्ज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, क्योंकि कई लोगों को यहां पर परेशानी उनसे हुई थी जो उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए थे। ऐसे ही उनमें से एक हैं फैसल खान लाला साहब, हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। उनकी रिहाई पर इनसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले इनका परिचय आपको दे देते हैं। फिलहाल ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। प्रदेश प्रवक्ता ये 2020 में बने, लेकिन उससे पहले से ही लगातार ये आजम खान के खिलाफ एक तरह से विद्रोह करते रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में कई ऐसे मामले बने जो ये खुद पीड़ित भी रहे। इन्होंने लखनऊ तक उसकी शिकायत की और खुद कई मुकदमे भी इन्होंने दर्ज कराए थे। फैसल खान लाला साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया, आजम खान की रिहाई हो गई है, क्या आप कहेंगे? देखिए, कोर्ट से उनको बेल मिली है और बेल किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, तो कोर्ट का फैसला है, इसमें कोई टिप्पणी करने की बात ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुकदमे हैं जो अभी उनके ऊपर चल रहे हैं, तो उसका भी उनको फेस करना है ट्रायल। आपने कितने मुकदमे उनके खिलाफ करवाए हैं? कौन कौन से मुकदमे, अगर उसको संक्षिप्त में बता सकें? देखिए, 2 मुकदमे मेरी तरफ से दर्ज हुए थे आजम खान के खिलाफ। एक तो हेट स्पीच का मामला था जो कोतवाली में दर्ज है, और एक गंज थाने में दर्ज कराया था, जो इनके समर्थक और ये खुद मुझे धमका रहे थे। इनके बेटे, फेसबुक पर वो पोस्ट आ रही थी इनके बेटे की, अभद्र भाषा का प्रयोग, गालियां देना, और यहाँ तक कि फेसबुक पर ये कह देना कि हमारी सरकार पलट कर फिर आएगी तो हम तुम्हारी हत्या करा देंगे। ऐसी बातें अब्दुल्ला के अकाउंट से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले गए कमेंट, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था। उनका क्या स्टेटस है अभी दोनों मुकदमों का? एक मुकदमे में वो बरी हो गए हैं क्योंकि विवेचना में कुछ खामियां थी। उसमें डीजीपी को कोर्ट ने लिखा भी है कि पुलिस की विवेचना ठीक नहीं रही इस मामले में। अभी हाल ही में वो वर्डिक्ट आया है कोर्ट, रामपुर कोर्ट का, एमपीएमएलए कोर्ट ने दिया है 1 हफ्ते पहले, जिसमें उनके बेटे को बरी किया है। और दूसरा एक मुकदमा है जो कोतवाली में दर्ज है। उस मुकदमे का स्टेटस ये है कि अभी उसमें शायद ऑर्डर पे फाइल है, सारी बहस पूरी हो चुकी है, जिरा हो चुकी है, सारे गवाह और सबूत पेश हो चुके हैं, तो अब देखते हैं उसमें क्या ऑर्डर आता है। आजम खान साहब की रिहाई के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ हैं, बहुत सारे बल्क में मुकदमों में उनको जमानत भी मिली है। लेकिन रामपुर की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने खुद मुकदमे कराए, चाहे वो यतीम खाने वाला मामला हो या फिर वो मदरसे वाला मामला हो। इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में आजम खान पीड़ित हैं, या फिर यहाँ पर उन्होंने लोगों को जो मुकदमे लोगों ने उनके खिलाफ कराए हैं वो पीड़ित हैं? देखिए, उस टाइम पे जब आजम खान की सरकार थी, आजम खान एक बहुत पावरफुल इंसान थे, 100 पुलिस वाले उनके साथ चलते थे, तो उस वक्त हम लोग और जो और रामपुर के लोग हैं जिन्होंने मुकदमे कराए हैं, हम पीड़ित थे। उस वक्त बहुत प्रताड़ित किया गया, बेवजह हम लोगों को जेल के अंदर रखा गया। 151 का केस लगाकर 3-3 बार मुझे 8-10 दिन के लिए जेल में रखा गया। उसके अलावा 2015-16 के आसपास। तो हमारा कसूर क्या था कि हम एक इज्जत से कारोबार कर रहे थे, हमारी दुकानों को तोड़ा गया, हमारे लाइसेंस जो आरा मशीनों के, पिलिंग मशीन के हैं, वो कैंसिल किए गए, हमारे घर की बिजली को काटा गया, हमारी फैक्ट्री की बिजली काटी गई। इसके अलावा जेल में डाला गया, और बिल्कुल बेसलेस मुकदमे लगाकर। 151 का मुकदमा ऐसा होता है कि खड़े खड़े सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से या एसडीएम के यहाँ से जमानत होती है। उन मुकदमों में 8-8 दिन जेल काटी है हमने, क्योंकि हम आजम खां के सताए हुए थे, और इसलिए सताए हुए थे कि आजम खां जहाँ जहाँ लोगों को बर्बाद कर रहे थे, जिन लोगों के घर तोड़ रहे थे, यतीम खाने को कब्जा किया, उनके मकानों को तोड़कर जौहर ट्रस्ट को अलॉट करा लिया। आजम खां खुद वफ़ के मिनिस्टर थे, खुद जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। यतीम खाने की एक जगह जो वफ़ की प्रॉपर्टी थी, तो एज ए वफ़ मिनिस्टर वो प्रॉपर्टी उन्होंने जौहर ट्रस्ट को अलॉट कर दी, जिसके वो खुद मालिक थे, और यतीमों को वहाँ से भी दखल कर दिया, उनके परिवारों को जेलों में डाल दिया, और पूरी बस्ती पे बुलडोज़र चला दिया। तो उनके लोग गाय भैंस पालने का कारोबार करते थे, बकरी पालने का कारोबार करते थे, तो उनके जानवर गायब हो गए वहाँ से जिस वक्त डिमोलिशन हुआ।
تو ان لوگوں نے اپنی اپلیکیشن دی, کوئی مقدمہ نہیں ہوا. بعد میں پھر سرکار چینج ہونے پر مقدمہ ہوا اور بہت سارے لوگوں کے جانور آج تک ملے نہیں ہیں, ان کو ان کی جگہیں واپس نہیں ملی ہیں, ان کا جو سامان دبا تھا ملبے کے اندر وہ واپس نہیں ملا ہے. وہ سارے مسلم پریوار تھے. اسی طریقے سے عالیہ گنج کے اندر جو جوہر یونیورسٹی سے سٹا ہوا ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں سے اعظم خان نے ایک روڈ نکالی اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے. حالانکہ وہ چاہتے تو ایک بائی پاس بنا کر بھی اپنی یونیورسٹی جا سکتے تھے, گاؤں کو بائی پاس کر دیتے, لیکن انہوں نے اختیار کیا گاؤں کو بیچ میں سے کاٹنے کا فیصلہ کیا, اور گاؤں کی آبادی کو چیرتے ہوئے انہوں نے ایک روڈ ڈالا جس میں سینکڑوں مکان انہوں نے توڑ دیے. جن لوگوں نے اس وقت دھرنا پردرشن کیا ان کو جھوٹے مقدمے لگا کر, چرس کے مقدمے لگا کر جیلوں میں ڈالا گیا. میں جب جیل میں بند تھا تو 700 قیدی ایسے تھے جو چرس کے جھوٹے مقدموں میں بند تھے. رامپور کا اتہاس اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے یا پورے یو پی کا اتہاس اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ایک ٹائم میں 700 لوگ چرس کے مقدمے میں کسی جیل کے اندر اگر بند ہیں تو پھر یا تو اس شہر کے اندر بہت بڑا چرس کا کاروبار ہو رہا ہے, یا پھر وہ ان کے راجنیتک مخالف ہیں جن سے بدلہ لیا جا رہا ہے. تو ایسے لوگ اس وقت پیڑت تھے, بے حد پیڑت تھے, اور آج اعظم خان پیڑت ہیں. اعظم خان کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے, چونکہ جو اعظم خان نے بویا تھا وہی وہ کاٹ رہے ہیں. تو اب ہماری ہمدردیاں ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی, اللہ نے ہمیں انصاف دیا, ہم واپس اپنی جگہ پر اسٹیبلش ہو گئے, ہم نے سارے لائسنس پر اپنے ہائی کورٹ سے اسٹے لیے, دوبارہ سے ہماری مشینیں چلیں, ہمارے گھر کی بجلی جڑی, ہماری مارکیٹ بنی. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں آج بھی انصاف کی تلاش میں ہیں لیکن مل نہیں پا رہا ہے ان کو انصاف. تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کو گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. آج بھی وہ الفاظ اعظم خان کے پورے رامپور کو یاد ہیں جب اعظم خان سٹنگ منسٹر تھے اور یہ کہتے تھے اپنے منچ سے کہ اوپر کے فیصلے اللہ کرتا ہے اور نیچے کے فیصلے ہم کرتے ہیں. ریکارڈ پہ یہ بات ہے. تو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ اوپر کے فیصلے بھی اللہ ہی کرتا ہے اور نیچے کے فیصلے بھی اللہ کے اختیار میں ہیں. تو اعظم خان بہت بڑی عبرت ہیں ہر اس شخص کے لیے جو ظلم کر رہا ہے, چاہے آج سत्ता میں بیٹھے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا ہوں جو سیکیورٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, 100 پولیس والوں کے ساتھ چل رہے ہیں. یہی اتہاس اعظم خان کا تھا. اعظم خان 100 پولیس والوں کے ساتھ چلتے تھے. آج دیکھ لیجئے کیا ہوا, ان کا پورا پریوار جیل کاٹی کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا. آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ایک دن ان کو بھی اللہ یہی سبق دے گا جو اعظم خان کو دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے, کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. میری فی الحال ان کے لیے ہمدردیاں ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک لمبا وقت انہوں نے کاٹ لیا ہے اور انسان کو اتنی ہی سزا ملنا چاہیے جتنا اس نے ظلم کیا ہے. تو لگتا ہے کہ ان کو سزا مل چکی ہے جتنا انہوں نے ظلم کیا, آپ کے مطابق جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں لمبا پیریڈ کاٹا ہے بھائی. جیسے میں نے 2-3 بار ملا کر 17-18 دن کی جیل کاٹی, تو ایسے ہی 600 لوگ تھے, کسی نے 2 مہینے کی جیل کاٹی, کسی نے 4 مہینے کی جیل کاٹی, کسی نے 8 مہینے کی جیل کاٹی. سب ملا کر مجھے لگتا ہے 5 سال تک تو لوگ سب کا جوڑ کے اکیلا انہوں نے کاٹ لیا اعظم خان نے. تو اعظم خان نے ستایا تو بہت تھا. کوئی ٹھیلے والا جا رہا ہے تو اس کا ٹھیلا خود پلٹ دینا. آپ اتنے بڑے آدمی تھے, آپ سبزی والوں سے الجھ رہے ہیں. کوئی اگر رانگ سائڈ چل رہا ہے تو اس کے ٹریکٹر ٹرالی کو سیز کرا دینا, اس کے ٹریکٹر کے اندر ٹینک کھول کر ڈیزل کا اس میں ریتا ڈال دینا تاکہ اس کا انجن سیز ہو جائے. پیپروں میں بھی سیز کرایا اس کو ARTO سے, اور اس کا ٹریکٹر کا انجن بھی سیز کیا, ریتا ڈال دیا اس کے اندر. یہ چیزیں اخباروں میں چھپی ہیں جب اعظم خان منسٹر تھے. سبزی والے کا ٹھیلا کوئی جا رہا ہے, سامنے سے ان کا قافلہ آ گیا تو اس کا ٹھیلا پلٹ دیا, سبزی اس کی گرا دی ساری زمین پر. ان کے گھر سے ان کے دفتر کے بیچ میں بہت سارے لوگ سبزی بیچنے کا کام, پھل بیچنے کا کام یا اپنے کھومچے یا کھوکے لگاتے تھے. تو اس وقت جب ان کی فلیٹ لگتی تھی گھر سے آفس جانے کے لیے تو پورا روڈ صاف کرا دیا جاتا تھا. اس بیچ میں اگر کوئی شخص ان کے قافلے کے بیچ میں آ گیا تو پھر پولیس کا کوئی کام نہیں تھا. اعظم خان خود اتر کے اس کو اپنے ہاتھ سے مارتے تھے. ایسے ویڈیوز ہیں اپنے ہاتھ سے مارنے کے. اعظم خان نے جو ظلم کیا, ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جوہر یونیورسٹی کے اندر ایک کسان کی جگہ تھی, لگ بھگ 2-2.5 بیگھے جگہ. انہوں نے چاروں طرف کی جگہ خرید لی, اس کی جگہ بیچ میں رہ گئی, اس نے بیچی نہیں. انہوں نے باؤنڈری کر کے اس کی جگہ اپنے بند کر لی. اب وہ شخص جب یونیورسٹی میں آیا دیکھنے کے لیے کہ میری جگہ ہے یا وہاں کوئی بلڈنگ بن گئی ہے, تو یہ اپنے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. دور سے انہوں نے دیکھا کوئی شخص سائیکل سے جا رہا ہے, تو انہوں نے اپنے 4-5 لوگوں کو دوڑایا کہ دیکھو پکڑو کون آدمی جا رہا ہے وہ. ان لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا, پکڑ کے اعظم خان کے سامنے پیش کیا. آپ یقین نہیں کریں گے 70-72 سال کا ایک بزرگ, سفید داڑھی جس کی تھی, اس کو انہوں نے کہا کہ مرغا بنو. اس نے کہا صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی, آئندہ یونیورسٹی میں نہیں آؤں گا.
बोला मुर्गा बन रहा है कि डंडा मारूं, तो एक डंडा उठा के जमीन पर 3-4 बार मारा आजम खान ने। डर के मारे वो शख्स मुर्गा बना। फिर उससे बोले कि कुकड़ू लगा, उससे कुकड़ू लगवाई। उसके बाद भी इनका दिल नहीं भरा। उसके कमर पे गिन के इन्होंने 10 ईंटें रखी, उसका सीना जमीन से लग गया। ये जुल्म आजम खान ने किया अपनी सरकार में। उसके बाद उन्हीं के पास बैठे हुए कोई शख्स थे जिन्होंने वो ईंटें फेंकी और इनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं साहब, ये तो मर जाएगा। तो बोले भाई तुम नहीं जानते हो, ये आलियागंज के किसान हैं, ये वहाँ के लोग हैं, ये तो यूनिवर्सिटी को हमारी खा जाएंगे अगर हम इनके साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे। तो अब मैंने इसके साथ ये सलूक किया, ये पूरे गांव को जाकर बताएगा कि आजम खान कितना खतरनाक आदमी है, तो कोई यूनिवर्सिटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लोगों को लेसन देने के लिए आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए कि आप कितने बड़े ओहदे पर थे। तो ऐसे लोगों की बद्दुआएं इनको लगी थी जिसकी वजह से ये जेल में थे। तो अगर आप जाती करेंगे तो अल्लाह देख रहा है। तो आप ओहदे पर हैं, आपको तहम्मुल होना चाहिए, आपके अंदर बुर्दबारी आना चाहिए, आपके अंदर इंसानियत बढ़ना चाहिए, आपकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन रामपुर के अंदर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुकदमे कराए हैं। लोग कहते हैं 100 मुकदमे सरकार ने कराए हैं। सरकार पुश कर सकती है, लेकिन मुकदमे कराने वाले लोग थे, मुसलमान थे। मुकदमे हमारी पार्टी के नेताओं पे भी हुए, लेकिन उनके ऊपर मुकदमे ईडी और सीबीआई ने किए हैं, जो लगता है कि सरकार ने प्लान करके कराए हैं और जेलों में डाल रही है हमारे पार्टी के नेताओं को। आजम खान के ऊपर मुकदमा किसी अधिकारी ने नहीं किया है। 2-4 मुकदमे हो सकते हैं अधिकारियों के, लेकिन 75% मुकदमे पब्लिक के मुकदमे हैं। पब्लिक मुकदमा जब कराती है जब उसका दिल दुखता है, जब उसका लुटता है, जब वो बर्बाद होता है, वरना कोई नहीं कराता। लेकिन अब आपने ओहदे की बात की, आप पर भी एक ओहदा है आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का। अब ये आरोप किस तरह से जस्टिफाइड होंगे, क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव मंच साझा करते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो ये पार्टी की लाइन रामपुर में नहीं है, या ये आपकी जो आजम खान के बारे में आप इतनी कहानियां बता रहे हैं, इतनी जो उनके आप कह रहे हैं कि लोग उनको बहुत सताया, ये आपका फिर व्यक्तिगत मामला है? नहीं, देखिए, जाती समाजवादी पार्टी ने नहीं की, जाती इंडिविजुअल आजम खान ने की। समाजवादी पार्टी अगर जाती करती तो पूरी यूपी में करती। रामपुर में ही क्यों हुई मुसलमानों के साथ उस टाइम पे? तो आजम खान की इंडिविजुअल जाती है। सरकार में तो थे आजम खान, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे उस टाइम, समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। हाँ, वो चूंकि आजम खान फेस इतना बड़ा हो गए थे कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि हम आजम खान की नाराजगी झेलें, इसलिए उन्होंने आजम खान ने एक साफ तौर पर, मैं खुद अखिलेश यादव जी से मिला था और 2 बार उनसे मुलाकात हुई उनकी सरकार में, उन्होंने मदद भी की मेरी। वो खुद भी उन्होंने इस बात को चैनल पे कहा है कि हाँ, हमने तुम्हारी मदद की थी। तो आजम खान के मामले में आजम खान ने ये कह दिया था कि भाई आप रामपुर के लोगों से नहीं मिलेंगे, आप पूरी यूपी देखिए, रामपुर मेरे लिए छोड़ दीजिए, रामपुर में मैं सियाह करूं या सफ़ेद करूं, आप रामपुर में कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये आजम खान का सेट एजेंडा था रामपुर के बारे में। और उसके बाद आजम खान रामपुर में हिटलर बन के किसी को भी बर्बाद कर दें, किसी को भी चिपरों के अंदर डाल के कटवा दें, किसी को भी कुछ कर दें, कोई पूछने वाला नहीं होता था। अच्छा, आजम खान को लेकर चर्चा चल रही है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। इससे इतर आप चूंकि एक राजनीतिक शख्सियत भी हैं रामपुर की, आपको क्या लगता है आजम खान के पॉलिटिकल करियर को अगर आप देखते हैं तो ये सब क्या है? देखिए, अब ये तो वो खुद ही बता सकते हैं कि उनको कहाँ जाना है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत इज्जत दी है। वो आज जो भी कुछ हैं समाजवादी पार्टी की वजह से हैं, वरना आजम खान की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आजम खान के पीछे से अगर समाजवादी पार्टी का नाम हटा दिया जाए शुरू से लेकर अब तक कभी भी, तो आजम खान समाजवादी पार्टी के बिना कुछ भी नहीं है। 2009 में वो समाजवादी पार्टी में नहीं थे, जब उनको निकाला गया था तो वो कुछ नहीं थे। एक शख्स ने उनके पीछे पार्टी नहीं छोड़ी। आजम खान खुद जब जेल गए थे तो किसी शख्स ने उनके लिए इस्तीफा नहीं दिया, समाजवादी पार्टी के आदमी ने। तो आजम खान का फैसला है वो कहाँ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल खान लाला, जो कि बहुत तफसील से बता रहे थे आजम खान की रिहाई पर अपनी न सिर्फ प्रतिक्रिया इन्होंने दी, बल्कि बहुत तफसील से बताया कि आजम खान जब यहाँ सत्ता में थे, जब उनके पास एक शक्ति थी, किस तरह से उनका व्यवहार रामपुर में रहता था।